अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो है आपको कहा था कि पास्ट पेपर्स के हम एमसीक्यू स्टार्ट करें। सिर्फ पास्ट पेपर 10 ईयर के हमने एमसीक्यूज देखने हैं और ये हमदर्द वालों का जो है सीरीज है, उससे आप हमदर्द वालों की बुक खरीद के उससे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। अब ये देखो डिफरेंट बोर्ड्स में मतलब सारे बोर्ड्स में जो जैसे कि हमारे पंजाब में ये बोर्ड आते हैं, मुल्तान, सरकोटा, साहिवाल, फैसलाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सारे बोर्ड के हैं और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। ठीक है, तो आपको ये सब कर लेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर में। ठीक है, इसके एमसीक्यूज आप इजीली ये प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका पेपर में एमसीक्यूज का क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा और इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके साथ तैयार हो जाएगा। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या, इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 इज इक्वल टू, हमें पता है कि हमारे पास इसके -0.6745 इक्वल होता है। क्यों, अभी हमने पिछला भी क्वेश्चन देखा था कि हमारे पास जो था यहाँ पे Q1 हमारे पास किसके इक्वल था। हमें काफी क्वेश्चन भी रिपीट हुआ था हमारे पास Q1, ये देखो Q1 हमारे पास इसके इक्वल था म्यू -0.6745 सिग्मा। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में म्यू हमारा 0 होता है, सिग्मा हमारा 1 होता है, तो इसलिए ये वाली टर्म बच जाएगी हमारे पास 745 सिग्मा। ये अगला क्वेश्चन है, द मीन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज, हमारे पास 0 होता है, अभी मैंने बताया मीन 0 होता है और वेरियंस इसका 1 होता है। इफ v इज अ नॉर्मल 0 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 to 2 इज इक्वल टू 0.9545। ठीक है, हमें पता है म्यू प्लस -2 सिग्मा के साथ में क्या आ रहा है 0.9545। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस इज 1, वेरियंस अभी मैंने बताया 1 होता है। इन g is equal to 0 1, then mu 4 is equal to 3। अभी हमने इसको पढ़ा था, इसका फॉर्मूला जब हमने अभी पिछले क्वेश्चन किए थे तो हमने देखा था कि म्यू 4 हमारे पास होता है 3 सिग्मा रेज़ टू पावर 4। अब हमें पता है यहाँ पे म्यू है, ये सिग्मा है ही 1, तो आपका सिग्मा स्केयर का स्केयर ले लें तो हमारे पास 4 बन जाएगा पावर, लेकिन जो है हमारे पास 1 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आंसर क्या आ जाएगा, सी ही हो जाएगा इसका आंसर, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी हो जाएगा। इफ z इज लेस देन 0 तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5। इसका हमने अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था कि अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए तो ये बन जाता है 0.5। एरिया अंडर द स्टैंड नॉर्मल कर्व इज यूनिटी, ये याद रखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्टैंडर्ड नॉर्मल, इसका एरिया इसके जो बिलो होता है वो 1 बनता है। इसके तरफ बना के बताया था तब, अभी पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा। फोर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट प्रोबेबिलिटी ऑफ v लेस देन v टू इंफिनिटी, इसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास ये एरिया हो जाए 0 से लेकर इंफिनिटी तक तो वो भी हमारे पास क्या कहलाता है 0.5 तक कहलाता है। अगला है हमारे पास, देखो ये लेस देन 0 है यानी कि 0 से बिलो, वो भी हमारे पास ये कहलाता है, और 0 से अबव हो तो वो भी हमारे पास 0.5 ही कहलाता है। जो हमारे पास 64 है इसमें उन्होंने कह दिया कि एरिया बिलो 0 वो भी 0.5 है और एरिया अबव 0 ये भी हमारे पास 0 से इंफिनिटी तक ये भी हमारे पास 0.5 होगा। ठीक है, ये हमारे पास हाफ एरिया आ जाएगा। अब आता है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय 5। ठीक है, ये इसको हम किससे डिनोट करते हैं 5 से। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इतना से क्या कहते हैं, इसका पीडीएफ कहलाता है, इसको स्मॉल 5 से करते हैं और इसका अगर सीडीएफ करते हैं तो उसको हम कैपिटल 5 से करते हैं। याद रखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का स्मॉल 5 से हम करते हैं पीडीएफ और कैपिटल 5 से इसका सीडीएफ। इफ जी इज दिस Q3 इज, अभी हमें पता है कि ये वही हो जाएगा जिस तरह से म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा था तो अब सिग्मा 1 है, म्यू 0 तो ये हो जाएगा 0.6745 सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ये हमने बेसिकली कैलकुलेट की हुई है। तो इन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ म्यू 2, अभी हमें पता है म्यू 2 की वैल्यू क्या होती है सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल में, और इसके केस में हमें पता है वेरियंस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। अच्छे तरीके से आपने ये जो है ये कर लेना। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर ले तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का तो मसला ही नहीं है, आपने बस मीन जो है उसमें 0 रखना होता है और वेरियंस आपने उसमें 1 पुट करना होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरियंस रिस्पेक्टिवली, इसमें मीन 0 और वेरियंस 1 है, ये भी हमने देख लिया। और ये वाला स्किप हो गया था, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज डिनोटेड बाय जी, जी से हम डिनोट करते हैं। याद रखना है 10 क्वेश्चन को करते हुए हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारे पास है, बेसिकली हमने जो क्वेश्चन किए थे तो वो हमारे पास जी के थे, और दूसरे हम एक्सरसाइज चले गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन वो हमारे पास एक्स में था। तो जो हमारे पास जी होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल का और एक्स होता है हमारे पास नॉर्मल का, और हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल को भी कन्वर्ट करना पड़ता है नॉर्मल में। आपको पता है हमें
टेबल से वैल्यू देखने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो हम हमेशा रैंडम वेरिएबल एक्स को भी कन्वर्ट करते हैं जी में। तो इस चीज को अपने माइंड में बिठाइएगा, जो आपका अगर रैंडम वेरिएबल एक्स है तो उसको भी कन्वर्ट करना है जी में। हमारे पास for a normal distribution with mu is equal to 55, sigma is equal to 10, how much area will be found under the curve to the right x equal to 55। अब इसको जो है आपने कैलकुलेटर से सोल्व करना है। राइट का मतलब क्या है, इसमें हमने क्या करना होगा, लेस देन के लिए करना होगा, ठीक है। अब लेस देन एक्स इज लेस देन 55 करेंगे, अब म्यू में से माइनस करेंगे, आप देखो म्यू एक्स माइनस म्यू करेंगे, हमने जी में कन्वर्ट करना है ना, तो जी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि लेट्स सपोज एक्स लेस देन 55 है, उसको हमने बोथ साइड से म्यू से माइनस किया और जी में कन्वर्ट किया, तो जी में हो जाएगा लेस देन 55 में से हमने माइनस किया 55 को, क्योंकि म्यू भी हमारा वही है और एक्स भी वही है। 5 में से 55 को माइनस किया डिवाइडेड बाय हमने सिग्मा जो है हमारे पास 10 है उससे किया, तो ये 0 आएगा, जी इज लेस देन। अभी हम पिछले एमसीक्यू देख रहे हैं, जी लेस देन 0 का एरिया हमारे पास होता है 0.5। याद रखना गर्ल्स, 0.5 से जो अबव एरिया होता है वो भी हमारे पास मतलब जो सॉरी हमारे पास जो एरिया होता है एक्स ग्रेटर देन 0, तो वो भी हमारे पास एरिया क्या है, एक्स कह लो या जी कह लो, जी ग्रेटर देन 0 एरिया होता है वो भी 0.5, और जी लेस देन हमारे पास जो आ जाता है 0, तो वो भी क्या आती है वैल्यू 0.5। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, इन्होंने वैल्यू दे दी है लेकिन आंसर आपका 0.5। फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये हमारे पास म्यू हो जाएगी, सिग्मा हो जाए, द एरिया लेफ्ट ऑफ द एक्स इक्वल टू 50 इज 0.5। अब क्या करना होगा, अब सेम वही करना होगा, अगर आप लेफ्ट फोर्स करते हो उसको, तो आपने करना है ये एक्स में से माइनस करेंगे, ग्रेटर देन हम कर देंगे ना इसको, एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्स ग्रेटर देन 50। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको माइनस करेंगे, फिर से 50 माइनस करेंगे और सिग्मा को डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा जी इज ग्रेटर देन 0। अभी मैंने आपको बताया जी लेस देन 0 वो भी 0.5, जी ग्रेटर देन 0 हो तो भी उसका एरिया क्या बनता है 0.5। तो आपका यहाँ पे बेसिकली जी ग्रेटर देन 0 बनता है, तो फिर इसका आंसर भी 0.5 है। पिछले का 0. जी लेस देन था तो उसका भी आंसर 0.5 था, तो दोनों का आंसर क्या बन रहा है हमारा 0.5। अच्छा जी, इसका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये लास्ट वो है एमसीक्यू। तो स्टैंडर्डाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरियंस इक्वल टू, हमारे पास वेरियंस किसके इक्वल होता है 1। अभी ऊपर से हमने देखा है मीन इसका 0 होता है स्टैंडर्ड का, और वेरियंस इसका 1 होता है। ठीक है, ये वेरियंस पूछ रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन भी पूछ रहे हैं, तो इसका 1 होगा। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सैम्पलिंग टेक्निक एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी थोड़े से एमसीक्यू 10-12 देख लेते हैं, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। population or universe, a population about which some information is desired is called, हमारे पास क्या कहना है टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन है जिसमें से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए है, आपको होगा टारगेट पॉपुलेशन। ठीक है, ये देखें इंपॉर्टेंट है, 2021 में लाहौर बोर्ड में भी आया है, तो एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, टारगेट पॉपुलेशन कहलाता है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, देखें collection of all elements under study is called population। इस तरह का मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में भी दिया था एमसीक्यू के, जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या कहलाता है हमारे पास पॉपुलेशन। कंप्लीट इनोमिनेशन में आपको पता है डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपने याद कर लेनी है। जब हम कोई कंप्लीट इनोमिनेशन करते हैं इन सैम्पलिंग इज कॉल्ड सेंसिस, और अगर हम जो सिलेक्टिव कर रहे होते हैं तो सैम्पलिंग होता है जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं पॉपुलेशन में से। लेकिन कंप्लीट इनोमिनेशन का मतलब होता है ईच एंड एवरी पर्सन से इन्फॉर्मेशन लेने को हम कहते हैं सेंसिस, जो मर्दमशुमारी होती है हमारी। द कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इज नोन एज सेंसिस। ठीक है, देखो एक ही एमसीक्यू उसके दो तरह से बन सकता है। आप कह सकते हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यानी कि हर बंदे से इन्फॉर्मेशन लेना, या आप कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, उसको भी हम क्या कहते हैं सेंसिस ही कहते हैं दोनों। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज हमेशा कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, सैंपल का साइज हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। याद रखना डिफरेंस बेसिक, पॉपुलेशन का साइज कैपिटल एन से। अब है द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। ठीक है, पॉपुलेशन की स्टडी को देखो एक ही चीज के 3 एमसीक्यूज बने हुए हैं। आप कह सकते हो कि आपने कंप्लीट इनोमिनेशन करनी है तब भी सेंसस आएगा, डिटेल इंफॉर्मेशन डाटा लेना है तो तब भी सेंसस आएगा, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के साथ डील करना है यानी कि पूरी पॉपुलेशन के साथ डील करना है तो उसको भी सेंसस कहना है। पॉपुलेशन के कुछ पार्ट के साथ डील करते हैं तो वो हमारे पास सैम्पलिंग कहलाता है, और कुछ जो है सम इंफॉर्मेशन, कुछ सिर्फ चंद इंफॉर्मेशन डिजायर होती है तो उसको हम कह देते हैं टारगेट पॉपुलेशन। सैम्पल का भी देख लेते हैं, इसके बाद
सैंपल सैंपल इज अ पार्ट, ये भी मैंने आपको दिसंबर टेस्ट में दिया हुआ था। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन का पार्ट होता है। तो पास पेपर के एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी 10 ईयर्स के पास पेपर है आपके पास, तो अच्छे तरीके से करें, ठीक है, टाइम वेस्ट ना करें। टाइम कम है तो अच्छे तरीके से एमसीक्यूज देख लें, आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज सारे तैयार होते जाएंगे। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। क्या है, आपने जो है इन्फॉर्मेशन, द कलेक्शन इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है फ्रॉम अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जो है पार्ट से इन्फॉर्मेशन लेनी है। देखो यहाँ पे तो स्टडी पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन के साथ डील करना होता है तो सेंसिस है। अगर पॉपुलेशन के कुछ पार्ट के साथ जो आप डील कर रहे होते हैं तो उसको हम सैंपल कह रहे होते हैं। और इस प्रोसीजर को, जो प्रोसीजर है सैंपल सेलेक्ट करने में, इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग, ठीक है। पार्ट ऑफ पॉपुलेशन क्या कहलाता है, सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली जो सैंपल है पॉपुलेशन का पार्ट है। और जो है कलेक्शन हमने करनी है पॉपुलेशन के कुछ पार्ट की, तो उसको हम सैंपल कहते हैं। और इस प्रोसीजर को, फिर पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे होते हैं, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं सैम्पलिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब आता है इसके बाद सैम्पलिंग डिजाइन क्या होता है। द कंप्लीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है हमारे पास, सैम्पलिंग फ्रेम, ठीक है। अगर ईच एंड एवरी पर्सन की इंफॉर्मेशन एक देखिए हम लिस्ट बना लेते हैं, उसमें हम जैसे कंप्लीट लिस्ट है ना, जैसे कि वोटर्स की लिस्ट होती है, कंप्लीट लिस्ट आ जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग फ्रेम के ईच एंड एवरी पर्सन मतलब का जो आपने कंप्लीट लिस्ट बना लेते हैं, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कहलाती है सैम्पलिंग फ्रेम। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट्स। पॉपुलेशन के मतलब जो यूनिट्स हैं, इनको जो हम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कहते हैं, तो ये सैम्पलिंग यूनिट्स कहलाते हैं, ठीक है। इनको भी याद रखना, ये सैम्पलिंग यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली हमारी जो डेफिनेशन है ना, उनका ही बना हुआ है ये। आपको मैंने जो सिलेक्टिव डेफिनेशन मतलब कहा था कि देखिए डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताती रहती थी मैं आपको, जब आपको रीडिंग करवा रही होती थी, पढ़ा रही होती थी, तो मैं कह रही थी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आपके एमसीक्यूज भी बने होते हैं डेफिनेशन से, देख लें आप खुद ही। और शॉर्ट क्वेश्चन भी बने होते हैं, तो ये जैसे कि ये देखिए, ये सैम्पलिंग फ्रेम, इसकी डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। और एमसीक्यूज भी बना हुआ है, देखिए। आगे आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास क्या कहलाता है, इसका देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बाय स्टूडेंट टू सॉल्व अ पेपर इज नॉन प्रोबेबिलिटी, नॉन रैंडम सैम्पलिंग हम कहते हैं। मतलब सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, स्टूडेंट जो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए सिलेक्ट कर रहा होता है क्वेश्चन, तो वो नॉन नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। मतलब कोई भी उसकी अपनी मर्जी है, हर एक को उसकी इक्वल चांस होंगे सिलेक्ट करने की, कोई भी उसने मतलब सेलेक्ट कर लेना। इसमें सॉरी इक्वल चांस नहीं है, इसमें आपने नो प्रोबेबिलिटी सामने का मतलब है कि उसकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करते हैं कि उसको कौन सा चूज करना है। इसमें हमारा जो है सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाती है कि उसको जो पहला क्वेश्चन आता होगा लेट्स सपोज वो पहला करेगा, उसके बाद उसको हो सकता है लेट्स सपोज 7 वाला आता हो तो वो कर लेगा, फिर उसको जो आता होगा उसके अकॉर्डिंग करता हो करेगा। इस तरह की सैम्पलिंग को हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें हमारे पास इक्वल चांस नहीं है। इसका मतलब होता है कि हमने सब्जेक्टिव अप्रोच है इसमें। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, वो कौन सा होता है, जजमेंट, जजमेंटल सैम्पलिंग। उन्होंने कहा है कि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती। अब आता है ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा इसके बाद, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। अब आप ये देखें, अनदर नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज रैंडम सैम्पलिंग। ऊपर था नॉन प्रोबेबिलिटी का नाम क्या था, नॉन रैंडम, और प्रोबेबिलिटी वाले का नाम क्या है, रैंडम सैम्पलिंग। इसके दोनों नाम आपने याद रखने, रैंडम सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं हम इसको। कोटा सैम्पलिंग किस में आता है, कोटा सैम्पलिंग हमारे पास ऊपर वाले केस में आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के केस में हमारे पास कोटा सैम्पलिंग आता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास, अब देखिएगा ये जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड, ये सारी हमारे सैम्पलिंग इसकी इस वाली की टाइप्स है। और ये जो जजमेंट आ गया, कोटा आ गया, ये और यहाँ पर बेसिक सैम्पलिंग आ गया, ये सारी हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स है, नॉन रैंडम। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कोटा आ गया, नॉन रैंडम में आ जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी मैंने आपको बताया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इसकी टाइप है, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की या रैंडम सैम्पलिंग आप कह सकते हो। तो जो है इसकी जो है नॉन प्रोबेबिलिटी की, नॉन रैंडम की हमारे पास जजमेंटल, कोटा, परपेसिव सैम्पलिंग की सारी इसकी होती है। पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या हो गया होता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन है, चलिए इनको बनना नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, आपने ये सारे अच्छी तरीके से कर लेने हैं, और इससे रिलेटेड डेफिनेशंस भी, ताकि आपको जो डेफिनेशंस जो है और ये एमसीक्यूज वाले पार्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। अगर आपको क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल अच्छे मुश्किल नहीं है, तो आपने लेकिन इनको साथ साथ करना है, कम से कम 1-2 बार आपने रीडिंग करनी है जरूरी।
तो ताकि आपका जो है ये एमसीक्यूज वाला पोर्शन और शॉर्ट क्वेश्चन वाला क्लियर होता जाए। आपके पेपर का मोस्टली पार्ट जो है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव पे ही बेस कर रहा होता है, सब्जेक्टिव बेस पर, इसलिए इनको अच्छी तरीके से करना है। अभी हम फिलहाल एमसीक्यूज को देखेंगे, तो उसके बाद भी हम जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे भी जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पे भी जाएंगे, चैप्टर वाइज भी, और 2023 का और बाकी जो है 4-5 सालों के, ये जो है ये आपके पास 10 सालों के कंबाइन हो गए हैं एमसीक्यूज पूरे इस चैप्टर के। तो आई होप आपको क्लियर होगा। कोई भी मसला हो, कुछ भी आप पूछ सकते हो, और लेकिन पढ़ना है आपने, आपके पेपर से करीब आ गए हैं तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है आपने। अल्लाह हाफिज।